अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनेंशियल मॉडलिंग के इस कोर्स में खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने टाइम निकाला और इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया। ये ये एक ऐसी स्किल है जो मैं जिसकी वजह से मेरे करियर में बहुत बेहतरी आई है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 10 साल से ज़्यादा से। और कुछ पिछले दिनों इसी ये कोर्स मैंने बनाया है, इसको मैंने पब्लिश किया ऑनलाइन। तो मेरी एक वाकिफ़ है, उन्होंने कहा कि इसको उसका उर्दू में तर्जुमा करना बड़ा ज़रूरी है। जो ख़ास बात कहना चाहूँगा इस कोर्स के बारे में वो ये है कि मेरी कोशिश इस कोर्स में ये है कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग से प्यार हो जाए। ये जो कोट आपने अभी देखा, बेसिकली ये कह रहा था कि भाई अगर आपने किश्ती बनानी है तो लोगों को ये ना कहो कि जाके लकड़ी शकड़ी उठा के लेके आओ, लोगों को ये बताओ कि उन लोगों को समुंदर से प्यार करना सिखाओ। अपना तारुफ कराऊंगा, मेरा नाम इसफंदियार शाहीन है। मैं एक कंपनी है नेट इक्विटी, उसका सीईओ हूँ। मेरी कंपनी का मकसद है कि हम दुनिया भर में इंटरनेट को अफोर्डेबल कर दें हर इंसान के लिए, यानी कि गरीब से गरीब इंसान भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाए। और बताने का मकसद ये है कि इस कंपनी को बनाने में फाइनेंशियल मॉडलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने सीखी थी 2006 में, जब मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करता था। और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी कंपनियों में काम किया। एक बड़ी कंपनी है एंग्रो कॉरपोरेशन, उसके मैं बोर्ड पे भी था। मैंने फिर 2017 में मैं दोबारा अमेरिका आ गया, मैंने फेसबुक के साथ काम किया। और हर मोड़ पे ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की जान पहचान और फाइनेंशियल मॉडलिंग की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और यही सिखाना चाहता हूँ आपको इस कोर्स में। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा कोर्स अटेंड किया हुआ है पहले आईबीए में। और ये मैं वीकेंड पे पढ़ाता था कोर्स, इसीलिए सोचा कि ये इसको अब दोबारा ऑनलाइन बना दें। ये जो कंपनी है कैडमस इनिशिएटिव, ये मैंने बनाई थी 2009 में, इसीलिए इसका ये स्लाइड डेक अभी भी यूज़ करता हूँ। और पढ़ाने का मुझे शौक़ है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी मुझे बड़ा शौक़ है। लोग अक्सर मजाक भी करते हैं कि भाई इतना आपको कैसे पसंद हो सकती है इस किस्म की चीज़ के बस एक्सेल में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और घुसेंगे इस कोर्स में तो आपको भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि ये एक बड़ी मज़े की स्किल है। और इससे जो है ना आप काफ़ी मुश्किल किस्म के जो आइडियाज़ हैं ना उनको आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इस कोर्स के 10 चैप्टर हैं। एक एरिया जहाँ पे ये कोर्स बहुत मुख्तलिफ होगा उन सब कोर्सेज से जो आपने अभी तक किए हैं, वो ये है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि समझाया जाए कि ये काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यानी कि जो मॉडल बन रहे हैं वो क्यों बन रहा है। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उस काम के पीछे एक कोशिश होती है कि आप किसी और इंसान से कुछ काम करवाएं। अगर आप अपनी बात आसानी से कम्युनिकेट कर पाती हैं तो अगला शख्स आपके साथ कोऑपरेट करता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो तरक्की होती है। तक आपकी समझ लें फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक समझ लें ज़बान है, अंग्रेज़ी की तरह। और ये ज़बान बोली जाती है कंपनियों के अंदर। आपके जो कंपनी के आला अफसर हैं वो भी यही ज़बान काफ़ी हद तक बोलने की कोशिश करते हैं। और आप जितनी अच्छी तरह इसको जान लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। ये मैं एक केस स्टडी मैंने इंक्लूड की है इस कोर्स में। हम एक एयरपोर्ट का फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। एयरपोर्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा में हम से हमारी वाकफियत है, लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा नहीं कि हवाई अड्डा पैसे कैसे बनाता है। और यही तकरीबन कहानी है इस कोर्स की। समझ लें कि हम अपने आप से बार बार फ़र्क तरीके से पूछते हैं कि भाई ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है, और उस उन पैसों का जो कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट है ना, यानी कि छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको हम एक्सेल में डालते जाते हैं। और तब तक डालते रहते हैं जब तक एक तस्वीर ना बन जाए। एक जो बड़ी बड़ी इंसिस्टेंस है इस कोर्स में वो ये है कि आपने सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, आपने माउस का इस्तेमाल नहीं करना। और उसकी वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जितनी स्पीड बढ़ जाएगी ये फाइनेंशियल मॉडल बनाने में,
तो उतनी जल्दी आप अपना काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना काम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी आप, और उतनी ही जल्दी आप अगले की बात समझ के अपनी जो अपना जो काम है उसको बदल सकते हैं ताकि बात आगे बढ़े। आपने ये अक्सर सुना होगा कि आप कोई एक्सेल में काम करते हैं, आप किसी के पास लेके जाते हैं, आपका बॉस कहते हैं भाई ये वर्किंग की मुझे समझ नहीं आई, तो अब जिस स्पीड से आप आगे जो बातें आप सुन रही हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसका उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके करियर पे, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स बड़े ज़रूरी हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अलावा मैंने जिस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया, मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया था कि इसको मैं कैडमस मॉडलिंग फ्रेमवर्क कहता हूँ, और उसका मेन मकसद ये था कि एक एक थोड़ा आसान कर दिया। जब आप कोई एक्सेल मॉडल खोलेंगे तो आप इतने सारे टैब देखेंगे, आप अक्सर परेशान हो जाएंगे कि वो ये कहना क्या चाह रहा है। तो मॉडल, ये जो पूरा ये जो कोर्स है ना, ये आपको सिखाएगा कि एक मॉडल का सिरा कहाँ से ढूंढना है। आपको एक दफ़ा सिरा मिल जाए ना मॉडल का, फिर आप उस मॉडल को समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, और सबसे ज़रूरी किसी और को समझा सकते हैं। सो शुरू करते हैं इस बात से कि ये मॉडल है क्या चीज़, व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मॉडल। और एक आप में अक्सर मेरे से सुनेंगे ये टर्म मेंटल मॉडल। आप समझ लें ये जहन में आपने एक मॉडल बनाया हुआ है, तो एक बड़ा आला मॉडल है, उसको कहते हैं कोन ऑफ पॉसिबिलिटी। एंड इसका मतलब ये है कि कहने का मकसद ये है कि देखिए अक्सर लोग मॉडल बना के इस चीज़ से बनाते हैं कि जी हमारा बड़ा एक्यूरेट मॉडल है। एक्यूरेसी का मकसद नहीं है मॉडल बनाना, मॉडल का मकसद है लोगों को समझाना कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका मॉडल इस तरीके से बना हुआ है जो अगले डिसीजन मेकर को समझाता है कि भाई कल का किसी को नहीं पता, लेकिन कल को ये सारी फ़र्क फ़र्क पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फ़र्क फ़र्क चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, उसको आपने समझाना है। तो ये इसको अंग्रेज़ी में एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कहते हैं, और हमारा ये मतलब एक मुश्किल सा मॉडल है और हमारी रियलिटी भी मुश्किल है, लेकिन इसको समझाने के लिए आपने आपका जो आप कोशिश है आपकी वो ये है कि आपने एक कोन ऑफ पॉसिबिलिटी बनानी है। और ये मेरा एक अच्छा क्यूट सा फॉर्मूला है कि हैप्पीनेस इज़ रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। आप जितनी अच्छे तरीके से अपने कॉलीग्स की एक्सपेक्टेशन मैनेज करेंगे, यानी कि उनको बेसिकली जब एक दफ़ा आपको पहले पता होना कि यार ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो चीज़ें हो रही हो ना तो इतना काम नहीं होता। लेकिन अगर एक सडनली कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसकी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो फिर परेशानी होती है। इस कोन ऑफ पॉसिबिलिटी को मिलाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फाइनेंशियल मॉडल बनता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखी होंगी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करती हैं, बताती हैं कि जी इस साल हमने इतने पैसे कमाए और हमारे पास इतने असासे हैं और हमारे पास इतने वसाइल हैं। इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि एक मॉडल का गोल क्या होता है। सबसे जो ज़रूरी एक एक अल्फाज है अंग्रेज़ी का, वो मैं कहूँगा आप याद कर लें, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। उसका अच्छा तर्जुमा करना मुझे आता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि कोई कहानी सुनाने से पहले ना आपको अगले बंदे का व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। ये जो तस्वीर है ये कह आपको ये रही है कि भाई अगर 7 लोग हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो एक हाथी को हाथ लगा रहे हैं, तो हर बंदा अपनी कहानी सुनाएगा कि भाई ये तो दीवार है, ये तो एक पंखा है, ये तो एक रस्सी है, ये तो सांप है, ये तो दरख्त है। एक अच्छा मॉडल बहुत सारे लोगों का व्यू लेता है, और क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों का व्यू लेके उसको एक डॉक्यूमेंट में लगा देते हैं, तो उससे जो एक बड़ी अच्छी चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है वो ये है कि फिर लोग राज़ी हो जाते हैं एक प्लान पे काम करने के लिए। और काफ़ी हद तक ये जो कंपनियों के अफसर हैं वो इसी किस्म के प्लान बनाते हैं और फिर अपने से बड़े अफसरों से अप्रूव कराते हैं, जो फिर अपने शेयर होल्डर्स यानी कि जो कंपनी के मालिकान हैं उनसे कहते हैं कि भाई ये प्लान है,
हम आज ये सोच रहे हैं और ये काम करने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए होंगे, इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे हम आपको वापस कर देंगे। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ होती है, ये चीज़ पूरी करता है ये फाइनेंशियल मॉडल। अब इस मॉडल को बनाने में अक्सर कंपनियों में जो एक काफ़ी तकलीफ़ फ़ील करते हैं लोग, वो ये है कि ये लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि मसला यहाँ पे आता है कि क्योंकि जब मॉडल आपने बनाया होता है, आपने उसका ना एक मकसद डिफाइन नहीं किया होता। आपने शायद ये देखा होगा कि आपका कोई बजटिंग का मॉडल है, वही मॉडल आप अपने बैंक के साथ यूज़ कर रहे हैं कर्जा लेने के लिए, या वही मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं कोई अपने बोर्ड को प्रेजेंट करने के लिए। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मॉडल का मकसद डिफ़ाइन करें, और मॉडल का जो मकसद है उससे डिफ़ाइन करने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपनी टीम के साथ मेंटल मॉडल्स, शेयर्ड मेंटल मॉडल्स बना सकते हैं। ये एक बड़ा मज़े का पेपर मैंने पढ़ा था। ये बेसिकली कहता है कि भाई, जो वीडियो गेम एक पेपर लिखा गया था, लीग ऑफ लेजेंड्स एक वीडियो गेम है उसके बारे में, और बेसिकली पेपर ये कहता है कि भाई, जिन प्लेयर्स के पास शेयर्ड मेंटल मॉडल होते हैं, यानी कि जो 5 लोग उनके पास सेम पिक्चर होती है ना जहन में, वो एक अच्छी टीम बनते हैं। तो कहानी असल में ये है फाइनेंशियल मॉडलिंग की, कि आपने अपने साथियों के साथ एक सेम पिक्चर बनानी है कि भाई, हमारी कंपनी करना क्या चाह रही है। अगर आप अपने मॉडल का मकसद नहीं बनाएंगे ना, तो एक टर्म है उसको कहते हैं स्कोप क्रीप, यानी कि समझ लें बस आपने बहुत सारी चीज़ें घुसा दी हैं मॉडल में। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें घुसा दी हैं ना, तो वो एक इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल फाइल बन जाती है जिसको किसी को समझ नहीं आती। ये एक मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे बड़ी फ़नी बात करते थे, उसका मैं आपसे भी ज़िक्र करूँगा। वो कहते थे कि मेरे अब्बू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि किसी को समझ नहीं आती। तो बड़ा मुझे हैरत की बात लगी कि ये कैसी बात है। तो ये मॉडल्स के साथ भी अक्सर ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि जी, मैं इतना अच्छा मॉडलर हूँ कि मेरे मॉडल की किसी को समझ नहीं आती। बात सारी मॉडलिंग की ये है कि, और ये जो काम है कंपनियों का, वो ये है कि आपने एक दूसरे को अपनी बात समझानी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बात समझाने से पहले आप ये तो सोच लें कि भाई, किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह लिखें कि जी, आपके मॉडल का मकसद क्या है। इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं कि जी, एक अच्छा आंसर क्या है, एक ठीक आंसर क्या है, और एक अच्छा आंसर क्या है। एक अच्छा आंसर हो सकता है कि जी, मैंने, समझ लें ये जो पहला बुलेट है वो कह रहा है कि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे रेज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छी स्टेटमेंट है, ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन अच्छा ज़्यादा ये होगा कि मैं कहूँ कि मैं अपने पार्टनर को समझाना चाहता हूँ कि भाई, पैसे रेज करके उसकी ज़िंदगी में फ़र्क कैसे आएगा, उसकी जो ओनरशिप है वो कैसे बदलेगी। ये अब एक बेहतर आंसर बन गया है, क्योंकि अब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि मॉडल का यूज़र कौन है और उससे हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जी, ओके आंसर विल बी कि मैं अपने बैंक से कर्जा लेना चाहता हूँ। लेकिन बेहतर आंसर होगा अगर हम कहें कि मैं अपने बैंकर की मदद करना चाहता हूँ कि वो अपने बॉस से अप्रूवल ले सके, उसका बॉस क्रेडिट कमेटी में बैठा हुआ है। अब ये बेहतर इसलिए है क्योंकि आपने एक शख्स को आइडेंटिफाई किया है, और आपने एक एक बहुत स्पेसिफिक एक्शन, बहुत स्पेसिफिक चीज़ मांगी है। यानी कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अगले से पूछना कि भाई, क्या चाहते हो मेरे से। तो मॉडल में ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि जी, आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये चीज़ करें, आप यहाँ पे दस्तखत करें, आप इसको अप्रूव करें, या यहाँ आप ये चीज़ ना करें। आम, और मैंने दो और मिसालें दी हुई हैं। एक मैंने मिसाल दी हुई है कि एक एक ठीक आंसर हो सकता है कि आप कहें कि जी, मैंने एक और कंपनी ख़रीदनी है। अब यहाँ पे अक्सर लोग अगर इस किस्म का मॉडल बनाएंगे तो वो बहुत सारी डिटेल में घुस जाती हैं, डेबिट्स और क्रेडिट्स। ये जो अभी आप अपना देख रही हैं सामने, ये एक डैशबोर्ड है। इसके बारे में भी मैंने डैशबोर्ड्स के बारे में मैं काफ़ी गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। डैशबोर्ड जो है ना, ये मॉडल की पूरी कहानी जोड़ता है, समझाता है कि इस मॉडल का मकसद क्या है। उसके बारे में हम काफ़ी बात करेंगे, बट
मेन जो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ फ़र्क फ़र्क तरीक़ों से यहाँ पे, वो ये है कि आपने अम, आपने उस शख्स को डिफ़ाइन करना है जो इस मॉडल का इस्तेमाल करेगा, और आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। और आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने बहुत मुश्किल बात नहीं कर देनी पहले दिन। पहले दिन अगर आप कोई नया आइडिया किसी के पास लेके जा रहे हैं, तो आपने उस आइडिया के तहत ही रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई 10 स्टेप्स आगे की बात कर देंगे, तो जिस अगर आप जो चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका कस्टमर है, उसको वो कहानी समझ नहीं आएगी। ये एक रियलिटी है हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, और ये बात अक्सर लोग मिस कर जाते हैं कि वो एक इतनी मुश्किल बात ले जाती हैं अपने किसी क्लाइंट के सामने, या अपने बॉस के सामने, या अपने पार्टनर के सामने, कि क्योंकि आपने सब चीज़ें सोच ली होती हैं, सब चीज़ें समझ ली होती हैं, लेकिन आपने इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होता कि अगले बंदे का क्या व्यू पॉइंट है, अगले बंदे का क्या पर्सपेक्टिव है। तो अगले बंदे के बारे में सोचना बड़ा ज़रूरी है, और इसको बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। काम हमेशा शुरू करने से पहले आपने बस ये करना है कि आपने लिखना है एक सेंटेंस में कि भाई, मैं ये मॉडल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, इसके आगे आप फिल इन ब्लैंक करें, क्योंकि मैं पैसे रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी कंपनी की एक एक्सपेंशन करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपना ये जो मशीन है इसको बेच दें। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज में कहानी ये है कि अगर आप कोई ट्यून बजाए ना अपने हाथों से, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी ये कौन सा गाना गा रही है, लेकिन जो सुनने वाला है उसको समझ नहीं आएगी। तो ये कहानी है कर्स ऑफ नॉलेज की, और यही कहानी प्ले आउट करती है फाइनेंशियल मॉडल्स में, कि आपके जहन में तो बड़ा क्लियर होता है कि भाई कहानी क्या है, लेकिन अगले के जहन में क्लियर नहीं होता। और इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ये चीज़ अक्सर ओवरलुक की जाती है। और इसको अगर आप ठीक तरीके से समझ लें, तो मैं ये समझता हूँ कि मॉडलिंग के अलावा भी जो आपके बहुत सारे दूसरे ताल्लुकात हैं काम से रिलेटेड या इवन पर्सनली, तो आपको उसमें बहुत बेहतरी नज़र आएगी। एक और मेंटल मॉडल जो मैं जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आपका जो है ना जूम लेवल ठीक होना चाहिए। यानी कि आप ये एक अक्सर लोग बोर्ड रूम्स में एक कहावत है कि जी डोंट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। इसका मतलब तर्जुमा ये है कि जी अगर आप आई मीन एक्चुअली तर्जुमा सही तरीके से नहीं होगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई आप अगर बड़ी तस्वीर पहले अगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर देना, तो आप बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं। ये बेसिकली कहानी है यहाँ पे। तो लेकिन कभी कभी आपको छोटी पिक्चर के अंदर घुसना पड़ता है। तो कहानी ये आती है कि भाई आपको जो है ना सही जूम लेवल लेना है, और सही जूम लेवल का मतलब है कि आप अगर वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि जब आप पहली बार कोई एक आइडिया किसी से इंट्रोड्यूस करा रही हैं, तो उस वक्त आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट लेवल पे बात करने की ज़रूरत है। और उस वक्त जो आप अपना फाइनेंशियल मॉडल भी बना रहे हैं ना, उस फाइनेंशियल मॉडल को आपको बहुत सिंपल रखना है कि वो अगला बंदा समझ सके कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना कि जी हम ये वाली डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं या ये टैक्सेशन करें, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा उस डिटेल में घुस जाएंगे जिसका ओवरऑल पिक्चर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो अगला शख्स बैठा हुआ है वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपके साथी या आपके इन्वेस्टर या आपके बॉस आपकी बात समझते जाते हैं, तो फिर आप ज़्यादा डिटेल में घुसते जाते हैं। ये एक उर्दू में एक अच्छी मैंने कहावत सुनी है कि लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो इसका भी यही मसला, इसका भी यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्टिमल जूम लेवल का मतलब है कि आपने सही लेवल पे लोगों के साथ बात करनी है। बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता देनी,
पहली पहली गुफ्तगू में एक मिसाल इस तरह की होगी, अगर आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो आप पहले इस चीज़ की बात करें कि हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत क्यों है, ना कि इस चीज़ की बात करें कि जी मशीन कौन सी ख़रीदनी है। मशीन कौन सी ख़रीदनी है सिर्फ तब बात हो सकती है जब आपके लोग राज़ी हो गए कि जी एक्सपेंशन करनी भी है या नहीं करनी। तो जो तीसरा चैप्टर है जी इसका, वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। ये आप समझ लें कि ये कुछ आदतें हैं, इसके बारे में मैं मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो आती है अच्छी आदतों से। और अगर आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में सोचें तो वो पहले दिन मतलब उठते सारी ज़बरदस्त नहीं हो जाता, उसकी आदतें अच्छी होती हैं इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये वो आदतें हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आदत है वो पहली वाली है कि जी आपकी जो इनपुट्स हैं, यानी कि जो आपने खुद नंबर इनपुट किया है वो ब्लू होना चाहिए, जो आपने कैलकुलेशन की है फॉर्मूला लगा के वो ब्लैक होनी चाहिए, और अगर आपने कोई लिंक किया है किसी और शीट के साथ तो वो ग्रीन होना चाहिए। ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप मतलब आप अगर सिर्फ यही कर लें तो आपकी जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल मॉडलिंग में वो बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप बिल्कुल अवॉइड करें अपने दूसरों की शीट से अपने सेल को लिंक करना। ये अक्सर मुश्किल होता है बड़ी टीमों में, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप एक बंदे की शीट से लिंक करते हैं, वो आपसे लिंक करते हैं। इसमें मसला ये हो जाता है कि जो बंदा आपका या जो शख्स आपका मॉडल रिव्यू कर रहा है उसको समझ नहीं आती कि ये आपकी कैलकुलेशन कहाँ से आ रही है, और इसी की वजह से अक्सर लोग गुम जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि जी अपनी कि आप हर चीज़ को नीटली लेबल करें, एम्बेड ना करें इनपुट, मतलब से अगर आपने आप आपके जहन में बड़ा क्लियर होगा कि आपने ये 4% का नंबर क्यों डाला, लेकिन जो बात मिस हो जाती है ना ये जल्दी काम करके, वो ये है कि आप फिर दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं क्या, क्योंकि अगर आप जैसे छोड़ के चले जाते हैं अपनी उसका उस मिसाल को भी आप छोड़ दें, अगर आप छोड़ के नहीं भी जाते, बहुत ज़रूरी है आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपकी मौजूदगी के बगैर कोई नया शख्स समझ सके कि आपने क्या किया है। अब ये सिर्फ तभी होगा अगर आपने बहुत अ, अच्छी तरीके से हर चीज़ को लेबल किया हुआ है। सारी इन आदतों में मैं नहीं जाऊंगा, मेन बात पहले पेज पे ही थी। बाकी जो बातें हैं यहाँ पे वो ये है कि बार बार एक नंबर को इनपुट ना करें। इनपुट को अगर वो दोबारा कहीं पे यूज़ हो रहा है तो उसको लिंक करें। अगर इसकी भी आपको समझ नहीं आ रही तो परेशानी ना करें, हम एक पूरा एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएंगी। और हमेशा कभी ये रोज़ हाइड ना करें, जैसे ये मैंने नंबर 6 में की हुई है। इससे बेहतर है कि आप इसको ग्रुप कर दें। अच्छा, अब चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं कि ये कैडमस मॉडलिंग फ्रेमवर्क की क्या कहानी है। ये जो कहानी है ये है जी एक सिरा ढूंढने की, और मॉडल का सिरा ढूंढने के लिए आपको इसी सवाल से शुरुआत करनी है कि ये ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है, ये सवाल है। और इस वक्त मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि ये जो साथ में एक्सेल फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिंक पे होगी। आप इसको डाउनलोड करें और माउस इस्तेमाल किए बगैर इसका जायज़ा लें, और वो आप करेंगे अगर आपके पास ना कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन इसको दबाएं अपने कीबोर्ड पे, तो आप फ़र्क फ़र्क टैब्स पे जाके देख सकेंगे कि इस शीट पे क्या लिखा हुआ है। तो इस शीट का अच्छी तरीके से आप जायज़ा लें, और हम फिर इस मॉडलिंग फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी बात करनी शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि जब मैंने पहली बार बनाने की कोशिश की मॉडल, तो मैं भी परेशान हो गया था कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, इतने सारे टैब्स हैं, सिरा कैसे मिलेगा। तो ये
5 स्टेप्स का जो फ्रेमवर्क है इसके बारे में जल्दी हम बात करेंगे। ये एक आपको सिरा ढूँढ के देता है और एक सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में आपने काम करते जाना है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम अगले सेक्शन में इस फ्रेमवर्क की बात करेंगे और फिर इस कोर्स को आगे लेके बढ़ेंगे।